बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबको मेरी तरफ से पाकिस्तान की आज़ादी, वतन अज़ीज़ की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ के साथ आज का दिन मुबारक। अल्लाह ताला अर्ज़ वतन को, हमारे पाकिस्तान को खुशहाली दे, तरक्की दे और हम सबको इसकी खिदमत, इसकी तरक्की के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन देने की तौफीक दे। आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। फिनोल को सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे विद अल्कोहल। अल्कोहल में भी फंक्शनल ग्रुप OH था, फिनोल में भी फंक्शनल ग्रुप OH है, लेकिन अल्कोहल में OH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड था विद एलिफेटिक कार्बन, जबकि फिनोल में OH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है विद बेंजीन रिंग। अगर OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के रिंग के साथ कनेक्टेड है तो उसे फिनोल कहा जाएगा। फिनोल का IUPAC नेम है बेंजीनोल। बेंजीन के आखिर से ई हटा दें, ओल लगा दें, डेट इज कॉल्ड बेंजीनोल। और फिनोल का ही एक और नाम है डेट इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्री, कार्बोलिक एसिड। कुछ बातें फिनोल के बारे में। फिनोल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। फिनोल में बेंजीन के रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है OH ग्रुप। अल्कोहल में भी OH ग्रुप है, लेकिन वो OH ग्रुप एलिफेटिक कार्बन से कनेक्टेड है। अल्कोहल ज्यादा पोलर नेचर की हैं एज कंपेयर टू फिनोल, क्योंकि फिनोल में नॉन पोलर पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग अटैच है। तो बेंजीन के नॉन पोलर पार्ट की वजह से फिनोल की सॉल्युबिलिटी वाटर में अल्कोहल के मुकाबले में कम होती है। अल्कोहल पानी में क्यों सॉल्युबल होती हैं? क्योंकि वो ज्यादा पोलर हैं एज कंपेयर टू फिनोल, क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है विद वाटर। इसी तरह अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक थी। फिनोल कभी भी इस तरह की क्लासिफिकेशन में नहीं जा सकती, फिनोल पॉलीहाइड्रिक नहीं होती। इसी तरह फिनोल की स्मेल कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक स्मेल होती है, जबकि अल्कोहल का स्वीट टेस्ट और बर्निंग सेंसेशन होती है। अल्कोहल्स आमतौर पर लोअर अल्कोहल्स लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, जबकि फिनोल कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अल्कोहल्स आमतौर पर वाटर में फेयरली सॉल्युबल होती है, खासतौर पर लोअर अल्कोहल्स, जबकि फिनोल स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है बिलो 68.5 सेल्सियस, जबकि अबव 68.5 सेल्सियस इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरह फिनोल का मेल्टिंग पॉइंट 41 सेल्सियस, जबकि फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट 182 सेल्सियस है। याद रखें, फिनोल खुद कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिनोल पॉइजनस है और पॉइजनस होने के साथ साथ इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट इन वॉशरूम्स एंड हॉस्पिटल्स। हम इसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं, जबकि अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं है कि हम उसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं। पिंक कलर सॉल्यूशन इन वाटर। जब आप फिनोल को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन का कलर पिंक आता है। अल्कोहल में ऐसा कोई कलर नहीं आता। फिनोल की pH 5 to 6 के दरमियान है। इसका मतलब है फिनोल लीस्ट बेसिक नेचर का है। नियर टू 7 pH का मतलब है बहुत ही कम एसिडिक करैक्टर रखता है, वेरी लो एसिडिक करैक्टर। इसकी Ka वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻10 है, जबकि इसकी pKa वैल्यू डेट विल कम अबाउट टू बी 10, तकरीबन 10 के इक्वल होगी। इतनी हाई pKa वैल्यू शो करती है कि फिनोल इज वेरी वेरी वीक एसिड। एक और बात, अगर फिनोल एसिडिक है तो इसे ब्लू लिटमस को रेड करना चाहिए, लेकिन फिनोल एसिडिक होने के बावजूद नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। अगर फिनोल एसिडिक है तो उसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करनी चाहिए, जबकि फिनोल ना सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो करती है, ना सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो करती है। तो ये कुछ इब्तदाई गुफ्तगू जो मैंने आपके साथ शेयर की, यहां ये पॉइंट भी नोट कर लें, फिनोल खुद कलरलेस है,
फिनोल पानी में पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाती है, लेकिन फिनोल के साल्ट आमतौर पर कलरलेस होते हैं। जैसा कि फिनोल का साल्ट है सोडियम फेनोक्साइड, ये कलरलेस साल्ट है, इसका कोई कलर नहीं होता। अब फिनोल की नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। अगर तो फिनोल है दैट इज सिंपली बेंजीनोल, आप उसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर दो OH ग्रुप आर्थो पोजीशन पर कनेक्टेड है, जैसे 1 और 2 पर है, दोनों आर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप कनेक्टेड है, तो हम इसको कैटिकोल बी कह सकते हैं और हम इसको 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। इसी तरह ये कैटिकोल है, स्पेशल नेम है इसका, याद रखना है। अगर मेटा पोजीशन पर दोनों OH ग्रुप अटैच है तो इसको आप रिसोर्सिनोल भी कह सकते हो, और आप इसको जैसे 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कहा, वैसे ही हम इसको 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। जैसे ये पैरा पोजीशंस पर हैं तो इनको हम हाइड्रोक्विनोन का टाइटल देते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इसको 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं बेंजीन के रिंग के ऊपर, जैसे OH और नाइट्रो ग्रुप, तो हमें प्रायोरिटी लिस्ट तय करनी पड़ेगी, जो कि हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ी थी। प्रायोरिटी लिस्ट में नाइट्रो ग्रुप मौजूद नहीं था, हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद था, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे? उस ग्रुप से जो प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद था। OH ग्रुप मौजूद था, उस कार्बन को जिसके साथ OH ग्रुप मौजूद है, अटैच है, उसको हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे। उसके लिहाज से साथ वाले कार्बन को कार्बन नंबर 2। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा छोटा नंबर देने की कोशिश की जाती है। जैसे ये 1 है तो ये 3 आ गया, जैसे ये 1 है तो ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो इनके नाम कैसे लिखेंगे? बहुत आसान सा रास्ता है। 2 पर नाइट्रो है तो हम क्या लिखेंगे? एक तो नाम ये हो सकता है 2 नाइट्रो, और पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं फिनोल। लाइकवाइज इसमें 3 पर नाइट्रो है तो हम क्या लिखेंगे? 3 नाइट्रो एंड देन फिनोल। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 2 पर भी नाइट्रो, 4 पर भी नाइट्रो और 6 पर भी नाइट्रो, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? 2, 4, 6, और एक नाइट्रो नहीं है, 3 नाइट्रो हैं, तो दिस इज ट्राई नाइट्रो, और साथ ही हम क्या मेंशन करेंगे? फिनोल। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। इस तरह हम फिनोल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर सकते हैं। याद रखें, हम ये बात करते हैं कि फिनोल एसिडिक है। फिनोल के एसिडिक होने की वजह क्या है? आइए जरा फिनोल को पानी में डिसॉल्व करते हैं। अगर हम फिनोल को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो पानी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, लिहाजा पानी का प्रोटॉन, पानी का लोन पेयर क्या करेगा? ये वाटर एम्फोटेरिक है, एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड का किरदार अदा करता है। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि फिनोल एसिड है तो वाटर विल बिहेव एज ए बेस, ये यहां से इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। जब ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो एक कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस कॉन्जुगेट बेस की बुनियाद पर सारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है। ये कॉन्जुगेट बेस है। अब असूल हमने पहले भी पढ़ा था, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं। आपने मेरी इस जुमले को बड़ी तवज्जो से अपने रजिस्टर पर नोट कर लेना है। मैं जुमला बोलने लगा हूं, आपने इसको नोट करना है बड़ी तवज्जो से। जुमला क्या है? जुमला ये है कि वो एसिड जिसकी कॉन्जुगेट बेस, आपको मेरी आवाज आ रही है तो नोट करते जाएं, वो एसिड जिसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी, वो एसिड जिसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी, वो एसिड खुद अनस्टेबल होगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, वो एसिड जिसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी, वो एसिड जिसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी, वो खुद अनस्टेबल होगा। और जो एसिड अनस्टेबल होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। दोबारा सुन लें ये जुमला, शायद आप इस जुमले को ना पकड़ सके, लेकिन आगे जाकर अभी मैं आपको समझा देता हूं। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं, वो एसिड जिसकी कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड है
ये कॉन्जुगेट बेस, जिसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी वो एसिड खुद अनस्टेबल होगा। और हमने तय किया कि जो एसिड खुद अनस्टेबल होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड अनस्टेबल होते हैं और वीक एसिड हाईली स्टेबल होते हैं। वीक एसिड मतलब स्टेबल, या स्टेबल मतलब वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब अनस्टेबल, या अनस्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो क्यों ना इसकी स्टेबिलिटी को स्टडी करें। किसकी? कॉन्जुगेट बेस की। स्टेबिलिटी का ताल्लुक रेजोनेंस के साथ है। आइए जरा इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। दिस इज कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे? पहले तो रेजोनेंस का सिंबल लगाएं लाइक दिस, दोबारा से बेंजीन का रिंग ड्रा करें। ये मैंने बेंजीन का रिंग ड्रा कर दिया। अब करना क्या है, आपने जरा तवज्जो से बात सुनिएगा। करना यह है कि आप इस पूरे इलेक्ट्रॉन के जोड़े को आप यहां ले आएंगे। कहां? ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान ले आएंगे। जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहां आएगा तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। जब यहां डबल बॉन्ड बन गया तो ये जो डबल बॉन्ड पहले से मौजूद था, ये पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इस आर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा देंगे आर्थो पोजीशन पर, जबकि बाकी पाई बॉन्ड आप वैसे के वैसे ही शो करेंगे। लाइक दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज एन अदर पाई बॉन्ड। आइए इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अब कैसे आएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर? ये पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाएगा, यहां जाकर पाई बॉन्ड बनाएगा, जबकि ये पाई बॉन्ड का पूरा जोड़ा ये यहां आकर नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश करेगा। तो क्यों ना इस चीज को समझ लें जरा दोबारा से। ये मेरे पास बेंजीन का रिंग आ गया और इस बेंजीन के रिंग के ऊपर यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने रेस कर दिया है ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। ये इलेक्ट्रॉन का पूरा जोड़ा अंदर जाकर क्या बनाएगा? यहां पाई बॉन्ड बनाएगा। ये पाई बॉन्ड आ गया और ये पूरा पाई बॉन्ड साथ वाले कार्बन पर जाकर क्या बनाएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहां भी पाई बॉन्ड। बात अभी यहां पर रुकेगी नहीं, बल्कि ये मजीद रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस का मतलब ही पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना है। लाइक दिस, ये पूरा पेयर अंदर जाके यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, जबकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये कहां चला जाएगा? ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और वहां जाकर नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश करेगा। आइए वो नेगेटिव चार्ज भी बना लेते हैं। दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और अब नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनेगा। आइए रेजोनेंस स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं इसका। ये रेजोनेंस की सिंबल है डबल हेडेड एरो। दोबारा से बेंजीन का रिंग डिजाइन करेंगे। बेंजीन का रिंग आ गया, दिस इज बेंजीन रिंग। ये हमारे पास पुराने पाई बॉन्ड है। अब आप गौर करें तब्दीली क्या आएगी यहां पर। ये जो नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है ये अंदर जाकर क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये ऑक्सीजन पर जाकर क्या बनाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस तरह यहां पाई बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। डियर स्टूडेंट्स गौर करें, ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, इन 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में मजे की बात क्या है? आपको नेगेटिव चार्ज या तो आर्थो पोजीशन पर नजर आ रहा है, या पैरा पोजीशन पर नजर आ रहा है, या दोबारा आर्थो पोजीशन पर नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है और OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टर है। चूंकि आर्थो पैरा डायरेक्टर बेंजीन के रिंग पर अटैच है तो आर्थो पैरा डायरेक्टर का काम है बेंजीन के रिंग को लोन पेयर डोनेट करना। कहां कहां डोनेट कर रहा है? गौर कर लें, या तो आर्थो पोजीशन पर डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, या पैरा पोजीशन पर डोनेट कर रहा है, या फिर आर्थो पोजीशन पर डोनेट कर रहा है। इसका मतलब है फिनोल के अंदर OH ग्रुप की वजह से आर्थो पैरा और आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई। अब यहां से यह तय हुआ कि यह चूंकि कॉन्जुगेट बेस है किसकी?
फिनोल की। इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। इतने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये शो करते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबल है। जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल है। तय हो गया कि फेन ऑक्साइड आइन जो कि कॉन्जुगेट बेस है ये हाईली स्टेबल है। क्योंकि ये हाईली स्टेबल है तो तय हुआ ये हाईली अनस्टेबल होगा, और जो चीज अनस्टेबल होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाती है। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाया जाना चाहिए तो फिर इसे क्या करना चाहिए, इसे लिटमस पेपर के कलर को चेंज करना चाहिए। इसे सोडियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करनी चाहिए। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करनी चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तीनों काम फिनोल नहीं करता। ना ये लिटमस पेपर पर असर अंदाज होता है, ना ये सोडियम कार्बोनेट पर असर अंदाज होता है, ना ये सोडियम बाइकार्बोनेट पर असर अंदाज होता है। बल्कि ये तीनों काम ना करने की वजह से ये वीक एसिड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसकी पीएच भी 5 और 6 के दरमियान है। हाई पीएच का मतलब वीक एसिड, क्योंकि इसकी पीकेए 10 है। हाई पीकेए का मतलब भी वीक एसिड है। तो ये सारी चीजें इसे वीक एसिड बनाती हैं। इट इज ए वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में क्यों वीकर एसिड है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने ये देखा, वो लिटमस पेपर के ब्लू कलर को रेड कर देता है। वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। ये तीनों टेस्ट वो परफॉर्म करता है। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। यही वजह है कि हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स एज कंपेयर टू फिनोल। एज कंपेयर टू फिनोल। और याद रखें, फिनोल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर एंड वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। ये ट्रेंड आपने याद रखना। अब यहां पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फिनोल के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो हम कहेंगे क्योंकि इसकी कॉन्जुगेट बेस, इसकी कॉन्जुगेट बेस कौन सी बनेगी? वो बनेगी कार्बोक्सिलेट आइन। दिस इज कार्बोक्सिलेट आइन। और इसकी कॉन्जुगेट बेस कौन सी बनेगी? दैट इज फेनॉक्साइड आइन। तो असूल आपने बना लेना है, आपने बात जहन में रखनी है। दोनों की कॉन्जुगेट बेस आपके सामने है। इसके कॉन्जुगेट बेस के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन याद रखें कार्बोक्सिलेट आइन के सिर्फ और सिर्फ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। हमने तो यह पढ़ा था जिसके जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। फेनॉक्साइड आइन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलेट आइन आपको बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। यहां डबल बॉन्ड ऊपर है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, डबल बॉन्ड इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ है। तो जब किसी कॉन्जुगेट बेस के रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक जैसे बन रहे होते हैं, हाँ वो तादाद में कम ही क्यों ना हो, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उसके मुकाबले में जिनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बने लेकिन वो एक जैसे ना हो, वो डिफरेंट हो। सो कार्बोक्सिलेट आइन इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड एज कंपेयर टू फेनॉक्साइड आइन। यही वजह है कि कार्बोक्सिलेट आइन बनाने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एज कंपेयर टू फिनोल। अब ये बात आपने जहन में रखनी है, इसकी बुनियाद पर ही हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं फिनोल के रिएक्शंस की जानिब। जहां तक फिनोल की प्रेपरेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप एहतियातन फिनोल के डाउज मेथड को और सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल की तैयारी को टच कर सकते हैं। तो यहां हम क्वेश्चन करते हैं, फिनोल shows 2 types of reaction as alpha reactions of OH group, alpha reactions of
OH group, beta reactions of benzene ring, Charlie reactions of COOH, डेल्टा A एंड B। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सी बात है, बहुत सादी सी बात है। फिनोल में मौजूद ही क्या है? एक तो फिनोल में OH ग्रुप मौजूद है जो बेंजीन के रिंग के बाहर अटैच है, और एक फिनोल में बेंजीन का रिंग है। तो दो ही तरह के रिएक्शंस होंगे। एक वो रिएक्शंस होंगे जिनमें बेंजीन का रिंग इन्वॉल्व होगा, दे आर यूजुअली कॉल्ड, ये भी दो तरह के हो सकते हैं जो जिनमें बेंजीन का रिंग इन्वॉल्व है। एक वो जिनमें बेंजीन के रिंग का अंदर वाला हिस्सा टूट जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन। और एक वो जिनमें बेंजीन के रिंग के बाहर लगे हुए हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक तो बाहर OH ग्रुप वाले हैं, एक अंदर बेंजीन के रिंग वाले, दो तरह के रिएक्शंस हैं। याद रखिए, फिनोल है, हालांकि फिनोल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद नहीं है, COOH। ये मौजूद ना होने के बावजूद फिनोल इज एन एसिडिक कंपाउंड। हालांकि आमतौर पर ऑर्गेनिक एसिड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें COOH ग्रुप मौजूद होता है। आइए फिनोल के और रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनोल in which OH group is not involved। फिनोल का वो रिएक्शन बताएं जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है। आइए जरा उस रिएक्शन को समझते हैं। अल्फा, दिस इज फिनोल एंड रिएक्शन इज, ये मैं चार ऑप्शंस यहां पे इकट्ठी लिख देता हूं ताकि बात को समझने में आसानी हो। अल्फा जिंक डस्ट, बीटा एसिटाइल क्लोराइड, चार्ली सोडियम हाइड्रोक्साइड, डेल्टा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। ये चार ऑप्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जो सबसे पहला रिएक्शन है जिसमें जिंक डस्ट है, जिंक डस्ट यहां से ऑक्सीजन को निकाल लेगी, उसके नतीजे में बेंजीन बनेगी और साथ जिंक का ऑक्साइड वजूद में आएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन। आपने नाम भी याद रखने इन रिएक्शन के, इसमें सिर्फ OH ग्रुप इन्वॉल्व है और इस रिएक्शन को रिडक्शन का टाइटल दिया जाता है। ये जो दूसरा रिएक्शन है, इसमें यहां से एसिटाइल क्लोराइड की, यहां से क्लोरीन निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्लोरीन निकल रहा है और क्लोरीन की जगह फेनोक्साइड आयन आ रहा है। यहां से क्लोरीन निकल गया, ये पूरा ग्रुप आप कनेक्ट कर दें, C डबल बॉन्ड OCH3 एंड प्लस HCl। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। याद रखिए, जो हमने आम एस्टेरिफिकेशन पढ़ी थी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान, उस एस्टेरिफिकेशन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हमने प्रोसीड किया था। जबकि ये एस्टेरिफिकेशन जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये बेसिक मीडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में होगी। और इस रिएक्शन में बनने वाली प्रोडक्ट का नाम भी आपको आना चाहिए। दिस इज फिनाइल, नोट कर लें प्लीज, दिस इज फिनाइल एंड दिस इज एसीटेट। आपको अक्सर कंफ्यूजन होती है ना, ये एसीटेट कहां से आ गया, तो आप असल कार्बोक्सिलिक एसिड जहन में रखा करें। जैसे फार्मिक एसिड एक कार्बन वाला एसिड है, उसमें से H निकल जाए, यहां से मैंने H ही निकाला हुआ है ना, गौर करें जरा। यहां से अगर आप बेंजीन के रिंग को छुपा लें तो ये एसिटिक एसिड बनेगा, ये यहां से H निकला हुआ है। तो एसिटिक एसिड से एसीटेट, फार्मिक एसिड से फार्मेट, प्रोपानोइक एसिड से प्रोपियोनेट। तो दिस इज फिनाइल, ये फिनाइल है, और दिस इज एसीटेट, फिनाइल एसीटेट, ये एस्टर का टाइटल है। अब चूंकि फिनोल को हम एसिडिक कंसीडर करते हैं, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं विद NaOH,
तो नतीजा क्या होगा? बड़ी सादी सी बात है, एसिड और बेस मिलेंगे तो नतीजा होगा साल्ट और साथ बनेगा वाटर। तो दिस रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। और ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। क्यों पार्शियल है? क्योंकि फिनोल बहुत वीक एसिड है, इसलिए ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है। डेल्टा ऑप्शन को देखिए, हाइड्रोजन आ गया मैदान में, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आपने लिया, बेंजीन के तीनों पाई बांड ब्रेक हो जाएंगे एंड बेंजीन के पाई बांड ब्रेक होने से सारे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज साइक्लोहेक्सानोल। दिस इज अगेन कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन इस रिडक्शन में बेंजीन का रिंग इन्वॉल्व हो गया, OH ग्रुप रिमेन्स इंटैक्ट, उसको कुछ भी नहीं हुआ। जिसको कुछ भी नहीं हुआ वो बाहर वैसे का वैसे ही पड़ा है। सवाल भी क्या था? वो रिएक्शन बताएं जिसमें बेंजीन के रिंग का OH ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। फिर बात दोबारा समझ लें, इन रिएक्शंस के टाइटल आपको आने चाहिए। पहला भी रिडक्शन है, लास्ट वाला भी रिडक्शन है, लेकिन पहले वाली रिडक्शन मेटल की मौजूदगी में है और मेटल की मौजूदगी में रिडक्शन के नतीजे में बेंजीन के रिंग पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीजन निकल जाएगी। लास्ट वाला भी रिडक्शन है, ये नॉन मेटल हाइड्रोजन ऐड हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ए मेटल कैटालिस्ट। इसमें बेंजीन के रिंग के अंदर पाई बांड सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे, इसको भी रिडक्शन कहेंगे। बट दिस रिडक्शन प्रोड्यूसेस साइक्लोहेक्सानोल। इसका मतलब यह हुआ कि इस रिडक्शन में बेंजीन का सारे के सारा रिंग जो है वो डैमेज हो गया, रप्चर हो गया और उसके नतीजे में जो फाइनल प्रोडक्ट बनी दैट वाज साइक्लोहेक्सानोल। साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सा और साइक्लोहेक्सा से साइक्लोहेक्सानोल। डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। आइए कुछ और रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनोल, रिएक्शन ऑफ phenol in which picric acid is formed। पिक्रिक एसिड बन जाता है, जिसमें हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं बार बार फिनोल लिखने की बजाय फिनोल को एक ही दफा लिख देता हूं और उसकी ऑप्शंस बना लेते हैं ताकि आपको बात समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अल्फा, देन बीटा, देन चार्ली एंड देन डेल्टा, ये चार ऑप्शंस मैं लेने लगा हूं। आपने बड़ी तवज्जो से बात सुननी है। हमारे पास है HOSO3H 15 to 20 सेल्सियस टेम्परेचर। बीटा ऑप्शन ले लेते हैं, डाइल्यूट HNO3 एट 25 सेल्सियस टेम्परेचर, कंसंट्रेटेड HONO2 वही चीज है, नाइट्रिक एसिड एट 100 Celsius temperature, and then next option is bromine in presence of carbon tetrachloride। तो ये देखिए फिनोल में बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है, जबकि OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टर है। चूंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है तो आने वाले ग्रुप्स को कहां डायरेक्ट करेगा? या आर्थो पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा या पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। यहां से कौन आएगा? सल्फोनिक ग्रुप आएगा, यहां से नाइट्रो ग्रुप आएगा, यहां से नाइट्रो ग्रुप आएगा, यहां से ब्रोमीन आएगी। आइए जरा कनेक्ट करके देखते हैं। पहले केस में हमारे पास फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगी एक तो होगी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और दूसरी प्रोडक्ट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्यों चले गए? क्योंकि फिनोल में OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टर है। अब ये भी याद रखना है चूंकि बेंजीन के हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, लिहाजा दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये नेचर ऑफ रिएक्शन आपने जहन में रखनी है। फिर दूसरे रिएक्शन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आप यूज कर रहे हैं और ये भी आप एक्सेस में यूज कर रहे हैं, आपने यहां पर लिमिट नहीं लगाई, तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा से दो तरह की प्रोडक्ट्स बनेगी। एक में फिनोल के आर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ जाएगा और एक में फिनोल की पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो दिस इज आर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। ये रिएक्शन बी
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन आर्थो नाइट्रोफिनोल अलग बन रही है जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल अलग बन रहा है, चूंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है और रूम टेम्परेचर है। चार्ली ऑप्शन को देखिए, अब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, और जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे और लेंगे भी एक्सेस में, तो फिर क्या होगा, फिर एक ही मॉलिक्यूल की दोनों आर्थो पोजीशंस पर कब्जा हो जाएगा। कौन कब्जा करेगा? NO2 ग्रुप। किसको रिप्लेस किया? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसने 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जनरेट कर दिए। दिस इज 2 4 6, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इस कंपाउंड का डियर स्टूडेंट्स नाम है पिक्रिक एसिड, या इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसकी pKa बहुत कम होती है। मैं यहां इसकी pKa लिख देता हूं, pK इज इक्वल टू 0.38, बहुत कम है। आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स की pKa तकरीबन 5 के करीब होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। यहां हम बात कर रहे थे ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं फिनोल के मुकाबले में, क्योंकि फिनोल की pKa 10 है, फिनोल की pKa 10 है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की pKa 5 है। तो जिसकी pKa कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन पिक्रिक एसिड फिनोल का ऐसा डेरिवेटिव है जिसकी pKa वैल्यू 5 से भी नीचे है, 0.38। इसका मतलब है पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में भी ज्यादा ताकतवर एसिड है। यहां से यह बात तय हो गई कि फिनोल तो लिटमस पेपर के कलर को इफेक्ट नहीं करता। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं करता क्योंकि ये वीक एसिड है, जबकि इसी का डेरिवेटिव दैट इज पिक्रिक एसिड ये लिटमस पेपर के कलर को भी इफेक्ट करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है सोडियम कार्बोनेट से भी और सोडियम बाइकार्बोनेट से भी। लास्ट वाला रिएक्शन देखिए, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। असूल याद रखें, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी दैट इज कॉल्ड आर्थो ब्रोमोफिनोल और दूसरी प्रोडक्ट बनेगी पैरा ब्रोमोफिनोल, और साथ ही हमारे पास यहां 2 HBr के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब तीसरा रिएक्शन तो था, इसमें भी हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि किस रिएक्शन में पिक्रिक एसिड बनेगा, तो पिक्रिक एसिड डियर स्टूडेंट्स कहां बन रहा है, दैट इज इन चार्ली ऑप्शन। याद रखें पिक्रिक एसिड येलो कलर का एक सॉलिड है, पाउडर्ड सॉलिड होता है, बिल्कुल बारीक बारीक, और ये पॉइजनस होता है बहुत ज्यादा, यानी ये फैटल होता है हेल्थ के लिए। इसलिए इसको आमतौर पर लेबोरेटरीज में बड़ी केयरफुली हैंडल किया जाता है। आप इसको ओपन टच नहीं दे सकते क्योंकि ये एयर के जरिए से भी आपकी स्किन तक पहुंच जाता है और बहुत डिजास्ट्रस इफेक्ट काज करता है। लास्ट क्वेश्चन फिनोल के पोर्शन में से लेते हैं, दैट इज which test can be used for detection of फिनोल। अगर आपके पास एक बीकर है और आप किस टेस्ट की मदद से ये जान पाएंगे कि उस बीकर में वाकयातन फिनोल है या फिनोल नहीं है। अल्फा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बीटा फिनोल का रिएक्शन है दैट इज विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, चार्ली फिनोल है और उसका रिएक्शन है दैट इज विद सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड डेल्टा दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब आप देखिए सबसे पहला रिएक्शन दैट इज विद ब्रोमीन। जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, पहले भी आपने रिएक्शन करवाया लेकिन वो रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में था जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर यही रिएक्शन आप वाटर की मौजूदगी में करवाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर फिनोल बीकर में मौजूद है तो असूल याद रखें, अगर फिनोल बीकर में मौजूद है तो फिर एक ब्रोमीन आकर अटैच होगी आर्थो पोजीशन पर, एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगी पैरा पोजीशन पर, और तीसरी ब्रोमीन अटैच हो जाएगी
फिर आर्थो पोजीशन पर वाइट प्रेसिपिटेट बनेगी। किस चीज की वाइट प्रेसिपिटेट बनेगी? दैट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। याद रखें ये टेस्ट यूएचएस के पेपर में 2 दफा पिछले 6-7 साल में और पास्ट पेपर ऑफ बोर्ड्स में कई दफा आ चुका है कि फिनोल जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बनने वाली प्रेसिपिटेट का कलर क्या है? व्हाइट कलर है। बनने वाली प्रेसिपिटेट की केमिकल कंपोजिशन क्या है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और इस रिएक्शन के जरिए हम कंफर्म कर चुके कि हमें जो कंपाउंड दिया गया है व्हाइट प्रेसिपिटेट से वो फिनोल है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोमीन वाटर टेस्ट को परफॉर्म नहीं करता। ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब आपने ये कंफर्म कर लिया। अब चूंकि बीकर में फिनोल है, फिनोल बहुत वीक एसिड है, याद रखिए ये फिनोल सोडियम कार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म नहीं करता, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं करता। इसी तरह फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी परफॉर्म नहीं करता, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं करता। तो ये तीनों टेस्ट हमें बताते हैं कि हमारे बीकर में जो चीज मौजूद है वो फिनोल नहीं है। अगर इस जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो फिर क्या नताए जाते? कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन वाटर टेस्ट परफॉर्म ना करता, व्हाइट प्रेसिपिटेट ना बनती। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती विद इफर्विसेंस। इफर्विसेंस का मतलब होता है जैसे आप टेस्ट ट्यूब को कान के साथ लगाएं और अंदर से गैस निकल रही हो तो आपको शू शू की आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड इफर्विसेंस। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता जिसकी आवाज आती, आप कंफर्म कर लेते कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरह हम फिनोल को कार्बोक्सिलिक एसिड से अलहदा कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहल से डिस्टिंक्शन करना चाहें तो भी सुन लें। अल्कोहल्स आमतौर पर कुछ अल्कोहल जिनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में तस्करा किया था, जिनके पास अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट कंडक्ट कर सकती हैं, येलो प्रेसिपिटेट बनाती हैं। फिनोल ये टेस्ट कभी कंडक्ट नहीं करता। नंबर 2, फिनोल रिएक्ट करती हैं विद लूकास रिएजेंट और ऑयली लेयर बनाती हैं, जबकि ये लूकास रिएजेंट के साथ ऐसा कोई ऑयली लेयर टेस्ट परफॉर्म नहीं करता, जिससे हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, फिनोल का एक रिएक्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, दैट इज विद फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम n मॉलिक्यूल लें फिनोल के और n मॉलिक्यूल लें फॉर्मेल्डिहाइड के इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके नतीजे में पॉलीमराइजेशन होगी और दैट पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास एक पॉलीमर बन जाता है। ये देखें, मैं आपको पॉलीमर बना दे तो बड़ा आसान सा पॉलीमर है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है, आपने घबराना नहीं है। ये 4 बेंजीन के रिंग बना लें। ले जी, ये मैंने 4 बना लिया। आप कहेंगे आपको तो आते हैं, भाई आपको भी आते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कौन सा पहले दिन से सीख लिए। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें हमें समझ नहीं आनी शुरू हो जाती है। पहले तो फिनोल का यहां पर OH ग्रुप लगाएं, यहां भी OH ग्रुप, इसी तरह इनका OH ग्रुप नीचे वाली साइड पर लगा दे, उनका ऊपर वाली साइड पर और इनका नीचे वाली साइड पर। यहां CH2, यहां भी CH2, यहां भी CH2, यहां भी CH2। ये छोटी छोटी आवाजें आपको बाहर से आ रही होंगी, जाहिर है हम सोसाइटी में रहते हैं। आज 14 अगस्त है, वतन अजीज की आज़ादी का दिन है, तो आज के दिन इन आवाज़ों का ना आना ये हमारी बदकिस्मती हो सकती है। आज खुशी का दिन है, तो खुशी के दिन की छोटी छोटी पाँ पाँ टी टी बच्चों की बड़ों की ये आती रहे, तो इससे नजर आता है कि हम लोग एक मुआशरे में रहते हैं। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ये जो बॉन्ड्स हैं इनको आपने शो कर देना लाइक दिस। ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज कॉल्ड बेकलाइट। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है और ये बेकलाइट बन गया। दिस इज ऑल अबाउट फिनोल्स। हमने फिनोल के मुख्तसर से लेक्चर में चीजें सीखी हैं। इसका सिलेबस भी इतना ही है, कंटेंट में यही चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्डिहाइड और कीटोन को कवर करेंगे। इस तरह हमारा यूनिट नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यूनिट नंबर 10 के 2 लेक्चर्स होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन सबसे अहम ख्याल किसका रखना है? पाकिस्तान का,
क्योंकि हम इस वतन में रहते हैं, ये हमारा अपना मुल्क है, इससे मोहब्बत करें, इसमें रहने वाले लोगों का ख्याल करें, उनका एहतराम करें, उनकी खिदमत के रास्ते तलाश करें, क्योंकि हमने अल्लाह ताला के पास जब जाना है तो वतन अजीज़ और इंसानियत की खिदमत के सवालात पर अल्लाह ताला का सामना करना होगा। और वो खिदमत कब हो सकती है? जब हम मुआशरे के अंदर एक अच्छी पोजीशन पर जाएंगे। और अच्छी पोजीशन पर कब जाएंगे? जब हम अपनी तालीम, अपने शोबे के अंदर मेहनत करेंगे और मेहनत करके एक अच्छी पोजीशन पर जाने के तमाम असबाब को हासिल करेंगे। जैसे आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो एमडी कैट की भरपूर तैयारी करें ताकि आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें, और खुदा ना खास्ता एडमिशन नहीं होता तो भी आप किसी अच्छे शोबे में जाकर लोगों की खिदमत का रास्ता बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।